हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग एनएलएम टॉपिक के अगले 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा, ताकि आप लोग अब अपनी डाउट सॉल्विंग कर सको। ओके, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, अ सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट अ रेट ऑफ dm/dt इक्वल टू अल्फा वी। द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज। तो हमें ऐसा दे रखा है कि एक सैटेलाइट जो है वो डस्ट को अल्फ़ा वी इतने रेट से स्वीप करती है। हमें बताना है कि जो सैटेलाइट है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सैटेलाइट पे जो थ्रस्ट लगेगी, थ्रस्ट ऑन सैटेलाइट, इट विल बी इक्वल टू F इक्वल टू -v dm/dt। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फाइन, तो F को हम क्या लिख सकते हैं, -v। अब dm/dt को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा वी जो हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा -α_v²। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, -α_v²/m। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ओके, ऐसा कौन सा लॉ है जो कि हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आप तीनों लॉज को एक बार से रिवाइज करो। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ हमें इंट्रोड्यूस करता है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर रहेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती। ओके, जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो बेसिकली कौन सा लॉ है जो हमें फोर्स को इंट्रोड्यूस करता है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फाइन, क्वेश्चन नंबर 17, a 600 kg rocket is set up for vertical firing. The exhaust speed is 1000 meter per second. The mass of gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket is. ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक रॉकेट है, ठीक है, जिसपे यहाँ पर कुछ थ्रस्ट लगेगी। थ्रस्ट को हम F से डिनोट कर देते हैं और इसके वेट को हम mg से डिनोट कर देते हैं। तो इसके ऊपर कुछ थ्रस्ट लगनी है, ठीक है, और हमें बताना है कि वो थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, ताकि अपने वेट को ओवरकम करके आगे बढ़ सके। तो ये जो थ्रस्ट है, इट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ रॉकेट। ओके, अब देखो, ये जो थ्रस्ट है, ओके, ये किसके बराबर होगी, हम जानते हैं जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ dt ऑफ mv, दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dt ऑफ v इंटू m प्लस v इंटू dm/dt इक्वल टू mg। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसीलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा, बस v dm/dt इक्वल टू mg। ठीक है, अब v हमें दे रखा है 1000, dm/dt हमें निकालना है कि कितना मास ऑफ गैस जो है वो इजेक्ट होना चाहिए पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, ये हमें निकालना है। और इसका जो वेट है वो हमें दे रखा है 600 × 10। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 kg पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन सी, गॉट इट। तो ये हो गया था 16th क्वेश्चन, ये 17th क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब 18th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m
moving with uniform velocity v1. It is given an impulse such that its velocity become v2. Impulse is equal to, अब देखो impulse का जो फॉर्मूला है that is change in momentum, यानी कि होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, अब m को यहाँ पे कॉमन लो, v है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा डी. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of massless string. String passes over a pulley. Acceleration of system जो है वो हमें निकालनी है कि क्या होगी. तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, एक सिंपल पुली है. ओके, और सिंपल पुली में जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाती है. ये आपको याद रखना है, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी, जहाँ पर m2 जो है वो m1 से बड़ा होगा. तो यहाँ पे बड़ा वाला मास कौन सा, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू जी. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2g बाई 10 यानी कि g बाय 5. तो इसका आंसर आ गया g बाय 5. गॉट इट. सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, g बाय 5. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. अगेन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है. क्या दे रखे हैं, 2 ब्लॉक हमने लगा रखी हैं ऑफ मासेस 3m एंड m. होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b इमीडिएटली क्या होगा आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट. मतलब हम इस स्ट्रिंग को जब कट करेंगे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, a का और b का, वो हमें बताना है. तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जब ये स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों लगी हुई है ना, उस वक्त की इक्वेशंस आप लोग लिख लो क्या होंगी. तो देखो इस वक्त जो ब्लॉक बी है उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. इसका वेट mg, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं वेट ऑफ b, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमें b का मास पता है m और a का मास पता है 3m. ठीक है, इसका मास कितना है 3m और इसका मास पता है m. तो b पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg और ऊपर टेंशन लग रही है t. अब जो a है ना, a के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं. एक तो उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रही है ऊपर kx, नीचे इसका वेट लग रहा है 3mg और नीचे टेंशन लग रही है t. तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगी, एक तो a के लिए और एक b के लिए. a के लिए क्या इक्वेशन बनेगी कि kx विल बी इक्वल टू 3mg प्लस t, और b के लिए इक्वेशन बनेगी t इक्वल टू mg, क्योंकि फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में है. ओके, तो एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन. अब ये कह रहे कि स्प्रिंग को ना हमने कट कर दिया. देखो स्प्रिंग को कट करते ही क्या होगा, यहाँ पर स्प्रिंग को कट करते ही क्या होगा कि टेंशन 0 हो जाएगी. जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट करेंगे टेंशन 0 हो जाएगी. ये होगा व्हेन स्ट्रिंग इज कट. अब हमें एक्सेलरेशन बताने हैं दोनों के क्या होंगे. ठीक है, तो अब जो फ्री बॉडी डायग्राम है ए का वो बनेगा कुछ इस तरह से. ऊपर लग रही है स्प्रिंग फोर्स, नीचे लग रहा है इसका वेट. ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी अपने को वो बताना है, राइट. तो ये जाएगा ऊपर की तरफ विथ सम एक्सेलरेशन. ओके, तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो हो जाएगी नेट फोर्स इक्वल टू इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन. लेकिन इसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें kx की वैल्यू पता होनी चाहिए. अब kx की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से. देखो t इक्वल टू mg है, तो अगर मैं इसको इसमें पुट करूँगी तो यहाँ से kx जो है वो कितना हो जाएगा 4mg. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ 4mg माइनस 3mg इक्वल टू 3ma. ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया mg इक्वल टू 3ma और एक्सेलरेशन ऑफ a आ गया g बाय 3. उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ b निकालने के लिए अब देखो b पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, सिर्फ उसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ. ठीक है, टेंशन तो 0 हो ही गई, तो इसकी एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही होगी. ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन सिंपली क्या होगी, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू इसका मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन. mm कैंसिल, तो ए बी आ जाएगा मेरे पास g के बराबर. ठीक है, ये हो गया a के लिए और ये हो गया b के लिए. तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, g बाय 3 एंड g. गॉट इट. तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई कर लिए.
अब अगले के 5 क्वेश्चन मैं अगेन आपको एज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, उनको प्लीज़ ट्राई कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, और लास्ट क्वेश्चन ये ट्राई करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में इन 5 क्वेश्चन के सोल्यूशन अपलोड हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट, और आप लोग प्लीज़ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करो। ओके, बाय।